म महुआ पाल जी। This call is now being recorded. क्लास में है महुआ पाल जी? हाँ जी। जी। जी, आप कल थे? हाँ जी। जी, आस्तिक और नास्तिक दर्शन भारतीय दर्शन के अनुसार बताइए क्या है? एक वेद को मानता है, जो वेद को मानता है वो आस्तिक है, जो वेद जो को वेद नहीं को मानता मानता है है वो वो नास्तिक है। आस्तिक है, जो वेद को नहीं मानता है वो नास्तिक है। इनका अन्य नाम क्या है? किसका अन्य नाम मैडम? आस्तिक और नास्तिक दर्शन को और किस नाम से बुला सकते हैं? नहीं पता। भारद्वाज प्रीति जी। भारद्वाज प्रीति जी हैं? जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट कीजिए, इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा वेट करूं आपका माइक अनम्यूट करने का। हाँ जी। हाँ जी। जी, आप बताइए आस्तिक और नास्तिक दर्शन को किस नाम से बोलते हैं? आस्तिक और आस्तिक और नास्तिक नास्तिक मुझे याद मुझे नहीं याद नहीं आ कल बताया था वैदिक और अवैदिक। कल की मैं कल की मैं जी, कल जब आप उससे माइक अनम्यूट किया जाए पहले ही बता दें कि कल आप नहीं थे या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति शाह। यस मैम। यस मैम। आप थे कल क्लास में? मैं आधा हम थी, अब आधा थी, पूरी अब लास्ट में थे स्टार्टिंग में थे? स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में थी। अच्छा, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक के वैशेषिक के गौतम। गौतम। वैशेषिक दर्शन के कनाक कनाक। कनाक जी। कनाक जी। जी, वही बोले जिसको बोला जाए, बाकी मैं वो क्वेश्चन दूसरा किसी और से भी पूछूंगी। सही बताया धर्मवीर जी ने, कणाद जी। ठीक है, माइक म्यूट कर लेंगे सभी। सबसे बोला था मैंने पहले ही कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, आगे का पढ़ाने से पहले पिछला सुनूंगी। सभी याद करके नहीं आए लगता है। ठीक है। आयुषी सिंह। यस मैम। यस मैम। जी, दुख बताइए कितने प्रकार के बताए हैं और कौन कौन से? 3 टाइप के दुख तीन हैं। टाइप के दुख हैं। जी, आध्यात्मिक, आदि आध्यात्मिक, भौतिक आदि एंड आदि भौतिक एंड दैविक। आदि दैविक। जी। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे नीरज मांडलोई जी। जी जी, आप बताइए कर्म कितने प्रकार के बताए थे? जी कल पढ़ाया था कि कल आपने? ये पढ़ाया था कल कि आपने? मैं कल आया नहीं था मैं आया क्लास नहीं में। था मैं क्लास में। लास्ट, इससे लास्ट वाली में भी पढ़ाए थे, आप थे उस क्लास में। अच्छा। अच्छा। कर्म। कर्म। सॉरी, मैं सॉरी, रिवीजन नहीं मैंने किया रिवीजन उसका। नहीं किया उसका। माफी चाहता हूँ। दिव्या भारती जी। मैं क्लास मैं में नहीं क्लास थी, में नहीं थी। आज पहला क्लास। ममता जी। हाँ जी मैम, जी मैम, क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन रिपीट दोबारा कीजिए। जी, कर्म बताइए कितने प्रकार के बताए हैं भारतीय दर्शन में? सॉरी मैम, याद नहीं। कोई है जिसे पता है? माइक अनम्यूट करें। जी मैं मैम। बताता हूँ। जी मैम। संचित से प्रारंभ, संचयन क्रम, संचयन 3 क्रम, तरह तीन कर्म तरह होते हैं। कर्म। जी, बिल्कुल सही। रीता पांड्या जी हैं क्लास में? यस मैम। यस मैम। आप थे कल क्लास में? नहीं मैम, कल नहीं नहीं थी मैम, मैं। कल नहीं थी। रेणु यादव जी। यस मैम। यस मैम। आप बताइए। यस मैम। यस मैम। न्याय के कितने भेद हैं? मैडम, न्याय मैडम, के दो न्याय के भेद दो हैं, भेद हैं, प्राचीन न्याय प्राचीन और न्याय नव्य और न्याय। नव्य न्याय। जी, नव्य न्याय के प्रवर्तक कौन है? मैडम, मैडम, गणेश गणेश उपाध्याय। उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय जी। यस ठीक मैम, है। गणेश। जी, बहुत अच्छे। पूनम जी है, पूनम वच्छतानी। जी मैम। जी मैम। जी, न्याय की परिभाषा बताइए आप। प्रमाण द्वारा प्रमाण जो द्वारा सिद्ध जो होता सिद्ध है होता उसे है न्याय उसे बोलते न्याय हैं। बोलते हैं। जी। नेक्स्ट पूजा गावेल जी हैं। यस मैम। यस मैम। मैम, आप कल थे मैं क्या क्लास क्लास में में? नहीं थी। क्लास में नहीं थे।
पिंटू परमार जी मैम। क्लास में। हाँ मैम, क्लास में था। ठीक है, प्रमाण के कितने टाइप्स बताए हैं न्याय में? कि मैम चार। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, अनुमान प्रमाण, आगम, उपमान। इसमें आगम नहीं बताया, इसमें शब्द बोला गया है उसे, ठीक है। जी। जी, बाकी सब भी मैसेज करेंगे आंसर क्या क्या है, इससे पता चल जाएगा कितना सबको आता है, ठीक है। मनोज पाल जी हैं? जी मैम। जी जी, प्रत्यक्ष की परिभाषा बता दीजिए मनोज जी। प्रत्यक्ष की मैम आपने बताया था जो इंद्रियों इंद्रियों के जो सन्निकर्ष हो, इंद्रिय और सन्निकर्ष, इंद्रिय और सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान होता है। इंद्रिय और सन्निकर्ष कुछ तुक नहीं बैठ रहा है, तीन चीजें थी, वो तीन चीजें ही बता दीजिए आप क्या क्या थी। उसमें था मैम, इंद्रिय था, अर्थ और सन्निकर्ष। जी वस्तु। ठीक है। जी जी, अर्थ का मीनिंग है वस्तु, सन्निकर्ष का अर्थ है समीपता, ठीक है। जी जी। दीक्षा जी हैं? इस दीदी। जी, प्रत्यक्ष के भेद को बताए थे? हाँ दीदी, हाँ मैम, अलौकिक जी, are the two types of practice. सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Yeah, can I message लौकिक और अलौकिक? ओके ओके, लौकिक अलौकिक काफी और भी बताए थे मैंने। I didn't get you. Like हाँ हिमांशु जी, अलौकिक। इसका भी वो आप आपका माइक माइक म्यूट कर ले, वो उनकी वॉइस रिपीट हो रही है। ठीक है। No, you are अभी talking about. लौकिक के टाइप्स बताइए आप। Okay, that is from Bahya and Manas. Under Bahya, Chakshu, the through the five sense organs, whatever vision, eyes, nose, listening, skin, and tongue. ओके ओके, बहुत अच्छे आपने बताया है, ठीक है। कल हमारा हो गया था, दर्शन परिचय हुआ था और न्याय दर्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे प्रमाण स्टार्ट हुए थे, जिसमें हमने प्रत्यक्ष प्रमाण ही कल पढ़ पाए थे। आज बाकी के तीन प्रमाण हम पढ़ लेंगे, अनुमान, शब्द, उपमान, और बाकी न्याय के अन्य पदार्थों के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो प्रेरणा जी हैं क्लास में? जी कर रही। ठीक है, आज हम करेंगे अनुमान प्रमाण। देखेंगे अनुमान प्रमाण क्या होता है। ठीक है, अनुमान प्रमाण होता है, अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान। अनुमान हुआ पश्चात ज्ञान, अर्थात जैसे हमने प्रत्यक्ष से ज्ञान प्राप्त किया है पहले, उसके बाद हम अनुमान के द्वारा, अनुमान में प्रत्यक्ष पर आधारित ही है, पश्चात ज्ञान होता है हमें। तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक, ये इसकी डेफिनेशन है अनुमान की, सभी याद रखेंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना ही अनुमान प्रमाण कहलाता है, ठीक है। जो अनुमान है वो हमारा प्रत्यक्ष मूलक कहलाता है। सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान होगा, फिर हमें अनुमान का ज्ञान होगा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप रात भर सोए हैं और आप उठे और आपके घर के चारों ओर छत पे बालकनी में आपको पानी दिखाई देता है, तो आपको क्या लगेगा कि बारिश हुई है। तो ये आपने पानी को देखकर
अनुमान लगाया कि रात में बारिश हुई होगी। तो आपने पहले प्रत्यक्ष किया कि बारिश होती है तो हमारे चारों तरफ पानी दिखाई देता है, उसके बाद आपको ज्ञान होता है कि हाँ बारिश हुई है। अनुमान में क्या होता है, आपने बारिश तो नहीं देखी लेकिन पानी देखा, और आपने पहले देख चुके हैं कि बारिश होती है तो चारों तरफ पानी फैलता है। तो ये हमारा क्या हुआ, अनुमान प्रमाण, कि प्रत्यक्ष के बाद ही हमें अनुमान प्रमाण में ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अनुमान के भेद। प्राचीन न्याय ने अलग भेद बताए हैं और नव्य न्याय ने अलग तरीके से भेद बताए हैं। तो प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के भेद होते हैं पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। और नव्य न्याय के अनुसार केवलान्वयी, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। एक तीसरा टाइप भी है अनुमान के। तो तीसरी टाइप से भेद बताए गए हैं और नेक्स्ट स्लाइड में है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं, ये टाइप जो है मैंने बताए हैं उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। प्राचीन न्याय के अनुसार भेद देख लेंगे। नेक्स्ट, पूर्ववत जो शब्द है वो हमारा पूर्व प्लस वत से मिलकर बना है। पूर्व का अर्थ होता है पहले और वत का अर्थ होता है अनुसार। तो हम यहाँ पे कारण कार्य का सिद्धांत अप्लाई करेंगे पूर्ववत और शेषवत में। तो पूर्ववत क्या हो गया, कारण के अनुसार। अब आप जैसे काले बादल देखते हैं तो उसका अनुमान लगा लेते हैं कि अब बारिश होएगी, या फिर जैसे बारिश नहीं हुई है और आप फसल देखते हैं तो आप अनुमान लगा देते हैं बारिश नहीं होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो ये हमारा पूर्ववत अनुमान है। कारण को देखकर हम कार्य का पता लगाते हैं, कोज को देखकर हम इफेक्ट का पता लगाते हैं कि कोज क्या है। कोज है काले बादल और इफेक्ट क्या है हमारा, बारिश। तो हमें इफेक्ट का पहले से ही पता चल जाता है, कोज को देख के, कारण को देखकर कार्य का पता लगा लेते हैं। तो यह है हमारा पूर्ववत अनुमान। नेक्स्ट है हमारा शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान इसका पूर्ववत का उल्टा है। पूर्ववत में होता है पूर्व पहले ही हमें अनुमान लगा लिया है। शेषवत में क्या है, शेष वस्तु को देखकर हम पता लगा लेते हैं, अनुमान करते हैं। तो शेषवत अनुमान पूर्ववत का उल्टा है। शेषवत का अर्थ होता है बाद, अर्थात कार्य। अब इसमें हम कार्य को देखकर कारण का पता लगाएंगे। जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया था, आपके चारों तरफ बारिश है तो उसका आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ चारों तरफ बारिश पानी है तो बारिश हुई होगी। इसमें हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा सड़क वाला, कि सड़क गीली हो या अब सड़क में गड्ढे हैं तो पानी भरेगा। तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ सड़क गीली है, पानी भरा हुआ है तो बारिश हुई होगी। तो ये हमारा होगा पूर्ववत अनुमान और शेषवत अनुमान। अब हम एक एग्जांपल और दे देते हैं शेषवत का, कि कोई बच्चा है और उसकी फर्स्ट डिवीजन आई है। तो आप क्या बोलेंगे, बहुत पढ़ता है, रात रात भर पढ़ता होगा, तो आपने अनुमान लगा लिया। तो आप अनुमान लगा लेंगे कि अगर कोई किसी फर्स्ट रैंक है, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं किसी स्टूडेंट ने, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ ये पढ़ता है, बहुत मेहनती है, उसके परिश्रमी होने का आप अनुमान लगा लेंगे। ये हुआ हमारा शेषवत अनुमान। अब जैसे कोई मोटा है, कोई मोटा इंसान है, आपका फ्रेंड है या आपके पड़ोस में है, रिलेटिव है, लेकिन आपको खाता हुआ नहीं दिखता है कभी भी, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ ये रात में खाता होगा छिप के, तभी इतना मोटा है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा तो अनुमान लगाया है। अब वो अनुमान सही है गलत है ये आपको नहीं पता है, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा सामान्यतो दृष्ट। इसमें हम ये जो पूर्ववत और शेषवत है ये इससे बिल्कुल अलग है। इसमें कार्य कारण का कोई संबंध नहीं देखा जाता है। इसमें हम सादृश्यता के ऊपर अनुमान लगा लेते हैं। सादृश्य अर्थात एक वस्तु का हम दूसरी वस्तु से कोरिलेट करके इसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आपने पहले कभी बुगला देखा होगा,
तो आपके सामने बोल दिया जाए कि मैंने बुगला देखा, तो आपने एकदम से उसका अनुमान लगाया होगा कि बुगला सफेद होगा, उजला होगा, या फिर आपने पहले कभी कोई अ, वस्तु बता दें कि मैंने वो देखी है, जैसे कि कोई कलरफुल एप्पल बोले कि मैंने एप्पल देखा था उस रूम में पड़ा हुआ, तो आप एकदम से अनुमान लगा लेंगे कि रेड कलर का होगा। तो ये हमारा सामान्य तो दृष्ट अनुमान हो जाएगा। अब इसमें पक्षी वाला हमारा एग्जाम्पल हो गया है। राम मोहन वाला यही है कि अगर आप दो दोस्त हैं, राम मोहन बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो आप अनुमान लगा लेंगे जहां जहां राम होगा वहां वहां मोहन होगा। तो ये हमारा सामान्य तो दृष्ट अनुमान हो जाएगा। अब इन तीनों अनुमान में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करेंगे। पूर्ववत और शेषवत का, तो पूर्ववत मैंने बताया है कि पूर्व पहले ही हम किसी वस्तु का अनुमान लगा ले रहे हैं, कि पूर्ववत पहले ही, जैसे कुछ घटना घटने से पहले ही अनुमान लगा लेना, जैसे कि वर्षा से पहले ही काले बादल को देखकर अनुमान लगा लेना। अब इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पूर्ववत और शेषवत में, फसल वाला। अब कोई किसान है और उसने बीज बोया है और बिना वर्षा के वो बीज हमारा नहीं पनपेगा, बिना वर्षा के हमारी फसल बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसमें हम अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो हमने कारण को देखकर ही कार्य का पता लगा लिया, वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसल सही नहीं होगी। और शेषवत में हम यह लगा लेंगे कि वर्षा हुई है तो नहीं, कि आपके चारों तरफ जल है तो आप उसका अनुमान लगा लेंगे, शेष जल को देखकर अनुमान लगाया है आपने कि हाँ रात में वर्षा हुई होगी। और यही आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है बहुत पढ़ने वाला है, तो आप उसका अनुमान लगा लें, आपने मार्क्स को देखकर उसका अनुमान लगाया। अब इसी को हम पूर्व में भी ले सकते हैं, कोई बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है तो आप अनुमान लगा लेंगे कि इसके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लास में एक बच्चा होता है जो बहुत पढ़ता है, क्लास में मैडम के अच्छे अच्छे आंसर देता है, तो अभी एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप अनुमान लगा लेते हैं कि इसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो यह होगा पूर्ववत अनुमान। आपने बिना मार्क्स देखे ही आपने अनुमान लगा लिया कि हाँ इसके मार्क्स अच्छे आएंगे। और शेषवत में होता है कि आपने मार्क्स देखे हैं ना, तो उससे आप उसके परिश्रमी होने का, उसके बहुत ज्यादा पढ़ने का पता लगा लेंगे। तो ये हुआ हमारा पूर्ववत और शेषवत। अब क्लियर है पूर्ववत और शेषवत? जी मैसेज करके बताएंगे दीक्षा जी। जी ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? धर्मवीर सिंह जी का हैंड रेज हुआ है, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सॉरी मैडम, वो पहले से हैंड रेज था। ओके सॉरी, ओके, कोई किसी और का क्वेश्चन कोई नहीं है। क्वेश्चन है? जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नव्य न्याय के अनुसार। तो सबसे पहले इसके टाइप्स देखने से पहले हम जान लेंगे अन्वय क्या होता है और व्यतिरेक क्या होता है। अन्वय होता है जहां पर एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भी भाव होना अन्वय कहलाता है, तो ये पॉजिटिव वे में है। और व्यतिरेक है एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का अभाव हो जाना, व्यतिरेक है। तो अन्वय क्या हुआ, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो इसमें जो है धुआं है तो वहां आग भी होगी। तो ये अन्वय हुआ पॉजिटिव वे में कि है ये है तो ये भी होगा। अब व्यतिरेक में है जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां आग, जहां जहां आग नहीं है, अगर आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। तो ये व्यतिरेक अन्वय हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वे में कि है तो ये है तो दूसरा भी होगा। व्यतिरेक में हो जाएगा एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। अब मैंने भी पिछला सामान्य तो दृष्ट बताया था कि जहां जहां राम होगा वहां वहां मोहन होगा, ये अन्वय हो जाएगा। और जहां जहां राम नहीं है वहां वहां मोहन भी नहीं मिलेगा, यह हमारा व्यतिरेक हो जाएगा। तो इसी अन्वय और व्यतिरेक को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे केवलान्वयी। तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें हो जाएगा केवल अन्वय।
तो इसमें सिर्फ अन्वय आएगा, केवल अन्वय। जब व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों से होती है तब उस अनुमान को केवलान्वय कहते हैं। अब मैंने ये बताया अन्वय और व्यतिरेक। तो अन्वय होगा जहाँ पॉजिटिवनेस होगी, पॉजिटिविटी होगी, और व्यतिरेक जहाँ पे नेगेटिविटी होगी, कि जहाँ जहाँ पे है वहां वहां पे वो भी होगा। तो जैसे इसमें केवलान्वय का एग्जाम्पल दिया है नीचे, सभी जानने वाले पदार्थ नामधारी हैं। घट एक जानने वाला पदार्थ है, इसलिए घट नामधारी है। अब जैसे आपने देखा होगा इस संसार में कुछ भी वस्तु है उसका नाम है, बिना नाम के कोई भी वस्तु आप नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आपके पैदा होते ही आपका नाम रख दिया जाता है, हम पेट पालते हैं उसका भी हम कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, या फिर कहीं पे भी आपके मित्र होंगे सभी के नाम होंगे। तो जो जानने वाले पदार्थ हैं वे नामधारी है, उनका नाम है। घट एक जानने वाला पदार्थ है, उसे इसलिए घट नामधारी, क्योंकि उसे हम घड़ा बोलते हैं। कुछ किसी भी वस्तु को जानने के लिए हमें नाम की आवश्यकता होती है। तो जितने भी पदार्थ हमारे जानने वाले हैं वे नामधारी हैं। घट एक जानने वाला पदार्थ है, इसलिए घट नामधारी है। इसका केवलान्वयी हो जाएगा, अन्वय हो गया है यहाँ पे, एक से दूसरा जुड़ गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा केवल व्यतिरेक। अब इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो केवल व्यतिरेक, अभी अन्वय और व्यतिरेक देखा था, अब इसमें निषेधात्मक उदाहरण द्वारा हमको अनुमान लगाया जाता है कि सभी आत्मा रहित वस्तुएं चेतना रहित हैं। सभी जीव चेतन है, इसलिए सभी जीवों में आत्मा है। अब केवलान्वयी में है, हम एग्जाम्पल देते हैं पॉजिटिवनेस का, कि हाँ सभी जो हमारे घट जो जानने वाले पदार्थ हैं वे नामधारी। इसमें हमने पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम केवल व्यतिरेक में एग्जाम्पल देते हैं नेगेटिव का, कि जिसमें आत्मा नहीं है उसमें चेतना भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे नहीं शब्द का उपयोग किया है, इसलिए केवल व्यतिरेक है। तो अब हमने नहीं बताया पहले तो कि आत्मा में जो भी वस्तु जिस भी वस्तु में आत्मा नहीं है उसमें चेतना भी नहीं है। तो फिर हम इससे अपनी बात आगे साबित करते हैं कि जीव चेतन है, इसीलिए उसमें आत्मा है। तो अनुमान लगाया केवल व्यतिरेक में हम निषेधात्मक उदाहरण का उपयोग करते हैं, केवलान्वयी में हम भावात्मक उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अब ये जो तीसरा है हमारा अन्वय व्यतिरेकी, इसमें दोनों अन्वय और व्यतिरेक दोनों आ जाता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव भावात्मक का हम एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम नेगेटिव व्यतिरेक का हम एग्जाम्पल देंगे। तो इसमें आ जाएगा केवल अन्वय व्यतिरेक में जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। हमने पहले पॉजिटिव में बताया कि जहां भी आप आग देखेंगे वहां पे धुआं जरूर होगा। फिर हम बोल देते हैं नेगेटिव में कि जहां आग ही नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा अन्वय व्यतिरेकी। तो तीनों सभी को क्लियर है? नहीं है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे जिसको भी समझ नहीं आया है या कोई क्वेश्चन है। सभी को क्लियर है? मैसेज कर दें एटलीस्ट। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ, केवल अन्वयी। यस मैम। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, सब पिछली स्लाइड कर देंगे। तीनों बता देती हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। तो पिछली स्लाइड में हमने अन्वय और व्यतिरेक का देखा था कि अन्वय क्या होता है और व्यतिरेक क्या होता है। तो अन्वय में वहां है, अन्वय में आएगा कि एक भाव से एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भाव होना। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ठीक है। अन्वय का मान लेंगे इसमें कोई भी नहीं है, व्यतिरेक में नहीं आ जाएगा। तो केवलान्वयी में वही है कि सभी जहाँ पे व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों से होती है तो सभी जानने वाले पदार्थ नामधारी हैं। घट एक जानने वाला पदार्थ, अर्थात यहाँ पे पॉजिटिव वे में बताएंगे हम एग्जाम्पल में। फर्स्ट जो सेंटेंस होगा हमारा वो भावात्मक पॉजिटिव वे में होगा। तो सभी जानने वाले, हमने बता दिया कि जितने भी जाने इस संसार में जितने भी जानने वाली वस्तुएं हैं उनका नाम अवश्य होगा।
तो पहले हमने ये बताया कि जितनी भी वस्तुएं होंगी उनका नाम अवश्य होगा। तो फिर आगे बता देते हैं कि घट जो है हमारा जाने, क्योंकि हर जगह यूज होता है घड़ा, सभी जानते हैं कि हाँ घड़ा एक पात्र होता है जिसमें हम जल भरते हैं या फिर भोजन पकाते हैं। तो जानने वाला पदार्थ है घट। तो उसका भी नाम है। तो जो हम गोल सा एक पात्र ले लेते हैं मिट्टी का। अब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि वो गोल सा पात्र लेके आओ जो मिट्टी से बना है, मुझे भोजन पकाना है, नहीं, उसका नाम है जो व्यापक है, जिसे सब जानते हैं, जिसे बोलते हैं घड़ा। इसमें घट बोला है तो सभी उसे घड़ा बोलते हैं। तो हमने यह पॉजिटिव वे में भावात्मक उदाहरण से आपको एग्जाम्पल दिया है कि सभी जो जानने वाले पदार्थ है, जानने वाले पदार्थ कुछ भी हो सकता है। आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम हिमांशी है। तो मैं सभी मुझे जानते हैं, जो भी मेरे आसपास आएंगे वो मुझे जानेंगे कि हाँ एक लड़की है, हिमांशी है। तो मेरा नाम है, जानने वाली हूँ, इसलिए मेरा नाम भी है हिमांशी। अब मेरा नाम ऐसे तो नहीं होगा कि हाँ एक लंबी सी लड़की है उसे बुला के लेके आओ, नहीं, आप बोलेंगे हिमांशी को बुला के लेके आओ। तो ये क्या हुआ, केवलान्वयी, यहाँ पे भावात्मक उदाहरण का की स्थापना की जाती है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? केवल व्यतिरेक में क्या है, हम नेगेटिव निषेधात्मक, निषेध अर्थात बिल्कुल मना कर देने वाले उदाहरण की स्थापना करेंगे। जैसे कि निषेधात्मक इसमें ये है, नेक्स्ट कर देंगे स्लाइड। निषेधात्मक ये है कि जिसमें आत्मा नहीं उसमें चेतना भी नहीं। तो जीव, इसमें हमने सबसे पहले ही नेगेटिव का बता दिया। जहां दूध नहीं वहां चाय नहीं, जहां पानी नहीं वहां प्यास नहीं, जहां प्यास नहीं वहां पानी नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, निषेधात्मक निषेधात्मक उदाहरण की स्थापना कर दी। ऐसे ही फिर हम आगे अपने साबित करेंगे कि क्योंकि जहां 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 हम चाय पियेंगे उसमें दूध अवश्य डलेगा। तो यहाँ पे हमने यही डाल वो दी, जहाँ वैसे आत्मा जला नहीं। भी। जी, सॉरी मैम, सॉरी। धर्मवीर जी, सॉरी, महुआ जी हैं। ठीक है, तो केवल व्यतिरेक में हो गया, आपको समझ आया कि इसमें निषेधात्मक उदाहरण का प्रयोग करते हैं और अन्वय में भावात्मक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। और अन्वय व्यतिरेकी इनका मिक्सचर है। ठीक है, तो अन्वय व्यतिरेकी में दोनों आ जाएंगे, भावात्मक भी आएगा और निषेधात्मक उदाहरण भी आएगा। इन दोनों का मिक्सचर हो गया हमारा अन्वय व्यतिरेकी। कि पहले हम भावात्मक उदाहरण देंगे कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, जैसे कि चूल्हे में। तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है, जैसे कि चूल्हे में, कि अगर यदि हम चूल्हे में आग लगाएंगे तभी वहां पर धुआं होगा। अब जैसे रोटी बनाते तो धुआं होता है, आग जहां होगी वहां धुआं भी होगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव का आएगा, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ये अन्वय हो गया। और जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है, ये व्यतिरेक हो गया। तो अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवल अन्वय, तीनों समझ आ गए ना सभी को? इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो बताइए क्या कंफ्यूजन है, मैसेज करके बताएंगे क्लियर है या नहीं, फिर वरना हम आगे बढ़ते हैं। जी, पूजा कौर जी बोल रही हैं हाँ जी, बाकी सभी को भी क्लियर है या कंफ्यूजन है? ओके, नेक्स्ट कर लेंगे हम, नेक्स्ट टाइप्स देख लेंगे कौन कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देख लेंगे, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जी, अब सभी का मैसेज है, कंफ्यूजन नहीं है, सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्वार्थानुमान क्या होता है ये देख लेंगे। जब मानव स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है, स्वार्थ और पर, स्व और पर, स्व का अर्थ होता है स्वयं और पर का अर्थ होता है दूसरों के लिए, दूसरा, पर, पर मनुष्य है। या फिर एक एग्जांपल ले सकते हैं, थोड़ा फनी है, कि पर औरत पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, तो पर अर्थात दूसरे की औरत पर। तो स्वार्थ अनुमान में हो जाएगा हम स्वयं के लिए अनुमान कर रहे हैं। तो इससे आपको एग्जांपल ऐसा दे दिया है कि अब सभी को याद रहेगा स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। ठीक है,
तो अब कोई नहीं भूलेगा परार्थ अनुमान क्या है। तो जब मानव स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है, स्वार्थ अनुमान कहा जाता है। इसमें 3 वाक्यों की आवश्यकता होती है और परार्थानुमान में 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, प्रतिज्ञा होता है हमारा ठीक है, इसमें होते हैं 3 प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण। प्रतिज्ञा होता है जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि पहाड़ पर आग है। ठीक है। और हेतु होता है जिसके द्वारा हम ये जो युक्ति देंगे, उसको प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति देंगे वो हमारा हेतु हो जाएगा। अब उदाहरण क्या होता है, जिसका हम मतलब जो हमने प्रतिज्ञा दी है और हेतु दिया है उसके बीच में जो संबंध को दर्शाने के लिए हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिज्ञा हमारी हो गई पहाड़ पर आग है। अब उसको साबित करने के लिए हमने युक्ति दी है कि क्योंकि वहां धुआं है, दिमाग लगाया कि क्योंकि धुआं है इसलिए पहाड़ पर आग है। अब इन दोनों के बीच में हम व्याप्ति दर्शाने के लिए एक दृष्टांत अर्थात उदाहरण की सहायता लेंगे। तो वो हो जाएगा जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया कि रसोई में, अब रसोई तो ऐसा है नहीं कि जिससे सभी वंचित हों, सभी जानते हैं कि रसोई में चूल्हा होता है, उस पर खाना बनता है, खाना बनते टाइम आग पर ही बनता है और आग से धुआं होता है। तो इसमें एग्जाम्पल दे देंगे, जनरल से एग्जाम्पल देंगे, ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं पता। तो प्रतिज्ञा हो गई हमारी पहाड़ पर आग है, तो हमें ये सिद्ध करना है, तो ये हो गई हमारी प्रतिज्ञा। जिसको हमें सिद्ध करना है वो हो जाएगी प्रतिज्ञा। जो सिद्ध करने के लिए, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जिस युक्ति का हम सहारा लेंगे उसे कहते हैं हेतु। और प्रतिज्ञा और हेतु के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए हमें एक उदाहरण की आवश्यकता होती है वो हो जाएगा हमारा उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। ठीक है, स्वार्थानुमान हो गया। अब हम देख लेंगे परार्थानुमान क्या होता है। परार्थानुमान में 5 अवयव की आवश्यकता होती है। परार्थानुमान दूसरों परार्थानुमान स्वार्थानुमान पर ही आधारित होता है। पहले अगर यदि हम खुद अनुमान नहीं लगाएंगे दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो स्वार्थानुमान के 3 हो गए हमारे यहाँ पे, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। तो प्रतिज्ञा हमारा हो गया जिसको हमें सिद्ध करना है। अब जैसे मैथ का कोई फॉर्मूला है, आपको बता दिया एल एच की LHS और इक्वल्स टू RHS बता दिया कि हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण देख लिया। हमने सबसे पहले प्रतिज्ञा ले ली कि हमें ये सिद्ध करना है, और फिर हमने हेतु दे दिया कि ऐसे इसी वजह से ये सिद्ध हो रहा है। फिर उसका एग्जाम्पल भी दे दिया इन दोनों के कनेक्शन दर्शाने के लिए कि इनके बीच में क्या क्या है। ठीक है, तो उपनय हो जाएगा। उपनय क्या होता है हमारा, जो संबंध जो हमने ऊपर बताया है, सब जगह दुआ दुआ कर दिया मैंने मस्त। अब हमने जैसे प्रतिज्ञा बताई, अपनी हेतु बताया, फिर उदाहरण बता दिया। अब इन दोनों के बीच में अब हमने उदाहरण भी दे दिया, तो अपना पक्ष रखा कि हाँ पहाड़ पर धुआं है, निगमन हो जाएगा कि इसीलिए पहाड़ पर आग है। तो जैसे ये 5 हमें बता देते हैं। जब मैथ में आपको कोई मतलब बचपन में सभी ने मैथ किया है, हाई स्कूल तक सभी के पास मैथ होता है, तो ये एग्जाम्पल सभी को समझ भी आ जाएगा और इजी भी है कि एक टाइप से क्वेश्चन आता है कि इट इज इक्वल्स टू इट इज एंड सॉरी प्रूव इट। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये दिया है, फिर हम उसमें अपना एग्जाम्पल ट्रिक लगाते हैं, उसके बाद हम
उपनय होता है, पहाड़ में धुआं है, तो उसमें हम एग्जाम्पल वगैरह लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसके बाद हम बताते हैं कि ये है, अपना पक्ष रखते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया है, उसके बाद ये LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसी तरह यहाँ पे हम सबसे पहले प्रतिज्ञा ले लेंगे, हमें ये बताना है, फिर उसका रीजन फॉर्मूला लगाएंगे। उदाहरण हो गया हमारा फॉर्मूला, हेतु हो गया कि हमें ठीक है, तो प्रतिज्ञा हो गई कि हमें क्या बताना है, हेतु हो गया क्या क्यों है ऐसा, उदाहरण हो गया कि उसमें फॉर्मूला लगा दे, उपनय हो गया कि अपना पक्ष रखा कि ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये ऐसा है। ठीक है, निगमन हो गया लास्ट में, हेंस प्रूव्ड जो बोलते हैं ना, वो निगमन हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा के पहाड़ में आग है, ठीक है, ये परार्थानुमान समझ आ गया। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में किसी को कंफ्यूजन है तो कोई बताएंगे, यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर उपमान पर। मैम इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था, ये प्रतिज्ञा क्यों कहते हैं इसको? प्रतिज्ञा ले ली ना हमने कि हम जैसे हम नेट से पहले भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं राहुल भैया प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कि मैं अपना नेट JRF क्लियर करूंगा, तो उसके बाद हम वर्क स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं, इसलिए इसे प्रतिज्ञा बोलते हैं कि हमें प्रतिज्ञा ले, मतलब एक तरह से एक प्रॉब्लम बोल उद्देश्य सकते टाइप का हो गया मैम। हैं। सॉरी, मैम ये प्रतिज्ञा जैसे एक उद्देश्य भी कह सकते हैं इसको? उद्देश्य बोल सकते हैं जी, उद्देश्य है कि जी हमें ये बताना है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें जी प्रूव मैम। क्या करना है, यहाँ पे पहाड़ पर आग है, उसी के लिए आगे की जो प्रोसेस है उसी को, उद्देश्य को ही पूर्ण, उसको ही पूर्ण करने के लिए, एम को पूर्ण करने का मतलब जी मैम एम थैंक यू। को बताने के लिए बाकी चीजें की जाती है, तो प्रतिज्ञा एक तरह से उद्देश्य बोल सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य है हमारा पहाड़ पर आग है यह बताना, तो इसे उद्देश्य बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, उपमान प्रमाण होता है, उपमान का अर्थ उप प्लस मान, अर्थात उपमान जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बनाया है, उप और मान। तो उपमा का अर्थ होता है सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान। उपमान अर्थात उपमा दी जाती है इसमें, उपमा के अनुसार ही ये प्रमाण है। उपमा सादृश्यता क्या होता है, सादृश्य अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु, सादृश्य अर्थात एक वस्तु का हम एग्जाम्पल देंगे उसी के जैसी को समझाने के लिए। अब जैसे इसमें नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ होगा नील गाय का, जैसे आपने कभी नील गाय नहीं देखी है, लेकिन गाय सभी ने देखी है, सभी के घरों में होती थी पहले, और अभी भी लगभग सभी को पता है गाय क्या होती है। तो नील गाय बहुत कम देखने को मिलती है, जंगलों में ही देखने को मिलती है। तो नील गाय को हम कैसे समझेंगे, जैसे कि किसी ने कभी नील गाय नहीं देखे लेकिन दूसरे व्यक्ति ने देखे, तो वो उपमा देगा गाय की कि ये गाय है, इसी के जैसी नील गाय होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन इसके जैसी है। तो जंगल में जाके वो मनुष्य एकदम जान जाएगा नील गाय को कि गाय के समान ही दिखेगी वो, पर नील गाय जो उछल कूद ज्यादा करती है, थोड़ी सी उपमा अलग हो जाएगी उसकी। तो उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु का ज्ञान देने के लिए दूसरी वस्तु का दूसरी वस्तु की उपमा देना, ये हो जाएगा हमारा उपमान प्रमाण। इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, बस इसका उपमान प्रमाण सभी से अलग है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाए तो इंद्रियों से होता है, लेकिन ये भी इंद्रिय से हो रहा है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल पहले दे दिया गया है इसलिए उपमा दी जाती है। लेकिन और अनुमान, अनुमान हम कारण कार्य के संबंध से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन उपमा में कारण कार्य का कोई संबंध नहीं है, तो इन दोनों से अलग है, इसलिए न्याय उपमान प्रमाण को मानता है कि उपमान प्रमाण होता है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शब्द प्रमाण। ठीक है, तो उपमान प्रमाण के बारे में एक और चीज बता देती हूँ, अन्य दर्शन नहीं मानते, केवल न्याय मीमांसा और अद्वैत वेदांत ही उपमान प्रमाण को मानते हैं। तो याद रखेंगे, न्याय मीमांसा और अद्वैत वेदांत उपमान प्रमाण को मानते हैं, उसके लिए वे अलग अलग तर्क भी देते हैं, जो मैंने बताया है कि प्रत्यक्ष से उपमान अलग कैसे है, अनुमान से उपमान अलग कैसे है,
ठीक है, अब शब्द प्रमाण पर आ जाते हैं। यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में जी, पूर्व मीमांसा वही है अद्वैत वेदांत, वेदांत उत्तर मीमांसा को बोला जाता है और पूर्व मीमांसा अलग है। तो पूर्व मीमांसा परंतु उत्तर वहाँ मीमांसा डिफरेंस दिया है, सॉरी वहाँ जो उपमान दिया है ना जी, वो डिफरेंट टाइप से दिया है, ऐसा नहीं लेकिन वे उपमान को मानते हैं, बाकी उपमान आगे मानते हैं। पढ़ेंगे जी। सही वहां है, पे भी सही हम एक बार प्रमाण को पढ़ेंगे, उसमें भी 2 प्रमाण और अलग से हैं, अथापत्ति अनुपलब्धि। तो उसके साथ हम उपमान प्रमाण देखेंगे, उनके अनुसार क्या बताया गया है। तो तब तक धैर्य रखें। तो शब्द प्रमाण पर आ जाते हैं। आप तो उपदेश शब्द है, आप्त का उपदेश ही शब्द प्रमाण। आप्त मत अर्थात प्राप्त क्या हुआ, उपदेश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शब्द प्रमाण में किसी व्यक्ति या वेद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, व्यक्ति भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो झूठ बोलता है बहुत ज्यादा। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी बातों पर आप विश्वास कर सके। जैसे कि युधिष्ठिर सुना होगा आपने, तो वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो यदि वो कुछ बात बोल रहे हैं तो उसको हम सत्य मानेंगे। इसी पर छल भी किया गया था महाभारत में। तो आप तो उपदेश शब्द है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सत्य बोलता है, उसके शब्दों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। अब हमारे जो आस्तिक दर्शन है ये वेदों को मानते हैं, तो वे शब्द प्रमाण को भी मानते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे हम कि शब्द प्रमाण के भी टाइप्स होते हैं। तो एक दृष्टि से हो जाएगा दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, और दूसरा हो जाएगा लौकिक और वैदिक। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे दृष्टार्थ और दृष्टार्थ क्या होता है। ऐसा लगता है आज प्रमाण ही कंप्लीट हो पाएंगे, टाइम थोड़ा ही बचा है। तो 16 पदार्थ हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, मंडे में। तो दृष्टार्थ क्या होता है, जिस शब्द प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अर्थात जैसे आपको आपके गुरुजी या फिर आपको कोई बताए कि हिमालय के बारे में बताए कि हिमालय पर बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत और गर्मियों में बहुत हरियाली होती है, बहुत सुंदर लगता है वहां पे। तो आप के मन में जो छवि बने, ज्ञान प्राप्त होगा, तो आप हिमालय पर जाकर देखेंगे तो सेम ही पाएंगे। तो इसका अर्थात कि हम दृष्टांत स्वयं भी देखकर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खुद भी जाकर देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दृष्टांत, प्रत्यक्ष भी अनुभव कर सकते हैं। और अदृष्टार्थ हो जाएगा, अदृष्टार्थ हो जाएगा हमारा कि जिसमें हमें प्रत्यक्ष संभव ही नहीं है, अदृष्टा जिसे हम देख ही नहीं सकते। अब जैसे आपने उपनिषदों में, वेदों में, सभी में पढ़ा होगा कि जो इस सृष्टि की रचना की है वो ईश्वर ने की है। अब आपने इस सृष्टि को आप जो पाएंगे कि ईश्वर को आप कभी नहीं देख सकते कि सृजन करते हुए, कि वे सृजन कर रहे हैं अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो ईश्वर को कभी नहीं देख सकते, तो ये हो जाएगा हमारा अदृष्टार्थ। शब्द प्रमाण के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन अदृष्टार्थ है क्योंकि हम उसे अपनी दृष्टि से, अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा दृष्टार्थ हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वैदिक और अवैदिक। वैदिक शब्द प्रमाण हो जाएगा जो वेदों के द्वारा प्राप्त होता है, और लौकिक हो जाएगा जो मनुष्य के द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य वही हो जो हमेशा सत्य बोलता है, बोलता हो, जिसकी प्रामाणिकता हो। तो हो जाएगा हमारा लौकिक शब्द प्रमाण। अब इसमें शब्द प्रमाण के जो भेद है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कीजिए, हैंड रेज करेंगे किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे जी। सभी को क्लियर है, मैसेज आ गए हैं। न्याय दर्शन के पदार्थ। तो पदार्थ देख लेते हैं, अभी टाइम है। तो सबसे पहले हमारा है प्रमाण, जो 4 प्रकार का है, जिसके द्वारा हमें प्रमाण है साधन, ज्ञान का साधन। तो ये हमारा प्रमाण हमारा क्लियर हो गया। पीछे हमें प्रमाण ही पढ़ा है। इसके बाद है प्रमेय,
जिसका प्रमेय विषय है जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात प्रमेय का ज्ञान किसके द्वारा होता है? प्रमाण के द्वारा। तो प्रमेय क्या है? हमारा विषय है जिसका भी हम ज्ञान प्राप्त कर, धुआं, आग जो हमने अनुमान में देखा था, और बाकी हमारा प्रत्यक्ष में देखा होगा अपने सेब का एग्जाम्पल, ये सब जो है हमारे विषय हैं, तो ये हमारा प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, और प्रमाण इस जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। संशय हो जाएगा मन की अनिश्चित अवस्था, अर्थात संशय को बोल सकते हैं डाउट इंग्लिश में। तो संशय हो जाता है, हमें दो चीजों में संशय है कि कौन सी गलत है कौन सी सही है। जैसे मुझे संशय है अभी ऐसे संशय कि मैं पीएचडी करूं कि योगा थेरेपी में जाऊं, तो दोनों में संशय है, तो ये हमारा संशय हो जाएगा। प्रयोजन हो जाएगा कि वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। कुछ कार्य कर रहे हैं हम, जैसे हमें खाना खाना है, तो उसके लिए हमें खाना बनाना भी होगा, तो हमारा खाना बनाना क्या हो जाएगा? प्रयोजन। जो कार्य हम कर रहे हैं वो प्रयोजन हो जाएगा। दृष्टांत हमने भी पीछे देखा था अनुमान में, थर्ड वाला जो अवयव था हमारा, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, तो उदाहरण जो है हमारा दृष्टांत कहा जाएगा। ठीक है, जिसको जैसे जो तर्क को सबल बनाता है, जैसे हमने पीछे उदाहरण देखा था कि रसोई में जहां जहां धुआं है, ठीक है, जहाँ, तो हमने उदाहरण दिया था कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जैसे कि रसोई में। तो यही हमारा हो जाएगा दृष्टांत अपने तर्क को हम सबल बनाने के लिए। ठीक है, भ्रम और संशय में डिफरेंस ये है, संशय है कि हमें दो चीजों में संशय हो रहा है, भ्रम है हमारा मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान, वो हमारा हो जाएगा भ्रम। तो भ्रम हो जाएगा हमारा गलत ज्ञान, और संशय हो जाएगा दो वस्तुओं में हमें संशय है, अर्थात डाउट है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो भ्रम अलग चीज है और संशय अलग चीज है, तो उसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दृष्टांत हो जाएगा जो हमारे तर्क को सबल सबल बनाए, दैट मीन्स उदाहरण जो हो जाएगा वो हमारा दृष्टांत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे प्रेरणा जी आप। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत, सिद्ध स्थापित सिद्धांत को मानकर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, जैसे कि न्यूटन्स लॉ वो सिद्ध कर दिया गया है, और उसी के बेस पर हम आगे काफी नए लॉ बनते हैं, और बहुत सारी नई नई चीजों का आविष्कार भी होता है। तो सिद्ध स्थापित सिद्धांत, सिद्धांत होता है सिद्ध स्थापित होता है सिद्धांत। ठीक है, तो क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अवयव क्या हो जाता है? अवयव हमने अनुमान में पढ़ा था, 5 अवयव होते हैं, परार्थानुमान के 3 अवयव होते हैं, स्वार्थानुमान के। तो अवयव हो जाएंगे जो अनुमान में आते हैं। तर्क हो जाएगा यदि किसी बात को साबित करना है तब उसके उल्टे को सही मानकर उसको अप्रामाणिकता को दिखलाना तर्क कहा जाता है। किसी चीज पर तर्क करना कि नहीं, जैसे दो इंसानों में, दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही है किसी वस्तु को लेकर, तो दोनों तर्क देंगे, नहीं मैं सही हूँ मैं सही हूँ, तो उसको अपनी बात को सही मानना तर्क कहा जाएगा। किसी वस्तु को सही मानकर मतलब झगड़ा मतलब तर्क करना तर्क कहा जाएगा। एक को, दोनों को अपने अपने अकॉर्डिंग एक बात सही लग रही है उसी को तर्क कहेंगे। निर्णय हो जाएगा, निश्चित ज्ञान को निर्णय कहा जाता है, जैसे निश्चित ज्ञान को निर्णय कहा जाता है। निर्णय को अपनाने के लिए संशय का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। अब जैसे संशय है मुझे कि पीएचडी करना है कि योगा थेरेपी में, अर्थात पेशेंट्स को योगा थेरेपी देनी है डॉक्टर, तो दोनों में मुझे संशय है कौन सा अच्छा होगा, तो मुझे संशय भुलाना होगा कि या तो योगा थेरेपी बेकार है या फिर पीएचडी बेकार है, तो दोनों में से एक को कम समझ के दूसरे को अच्छा समझ लेना, ये निर्णय हो जाएगा कि मैं निर्णय ले लेती हूँ कि ये करना है, तो संशय को त्यागना है। तो निश्चित ज्ञान, निश्चित किसी पर्टिकुलर चीज को देख लेना निर्णय है, जैसे डिसीजन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, निर्णय समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, वाद। वाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से, मैम बैक स्लाइड कर दीजिए प्रेरणा जी।
तर्क से पहले है अवयव। जो अनुमान के हमने अवयव देखे थे ना 5 अपने, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित, व्याप्ति, वाक्य, उपनय और निगमन, ये हमारे अवयव में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे अवयव। नेक्स्ट स्लाइड कर लेंगे वाद। तो वाद बता दिया कि वाद अभी बताया नहीं, ठीक है। वाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष काटने का प्रयास किया जाता है। तो वाद में हो जाएगा कि सामने वाले की बात को बिल्कुल काट देना, वाद कहा जाता है कि नहीं बिल्कुल तुम गलत हो, हम सही हैं, वहां पे वाद आएगा। जल्प हो जाएगा कि जीतने की अभिलाषा से तर्क करना। तर्क और मतलब ये जो 2-3 हैं, तर्क, वाद, जल्प और वितंडा, ये चारों एक जैसे ही हैं, डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने अलग अलग बताया है। तो वाद वही है कि प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष काटने का, कि सामने वाले की बात बिल्कुल गलत साबित करना, वो वाद कहलाता है। और जीतने की अभिलाषा से तर्क करना कि हाँ बिल्कुल मैं ही सही हूँ, ये बताना, वाद हो गया सामने वाले को गलत बताना। जल्प हो गया अपने आप को सही बताना। और वितंडा यह भी जीतने के उद्देश्य से किया जाता है और सामने वाले की बात को काटने का, बात को काटने की चेष्टा की जाती है, ये हो जाएगा वितंडा। नेक्स्ट हेत्वाभास। हेतु देखा होगा आपने, अभी पीछे हमने प्रतिज्ञा की थी, उसके बाद हेतु किया था कि प्रतिज्ञा को साबित करने के लिए जो युक्ति दी जाती है तो उसे हेतु बोलते हैं। ठीक है, हेत्वाभास क्या है? हेतु का ही दूषित हो जाना, गलत हो जाना, वो हो जाता है हेत्वाभास। ठीक है, फिर छल क्या है? छल किसी व्यक्ति की कही बात का अर्थ बदल देना। अब छल, जैसे छल आजकल काफी होता है, तो छल हो जाएगा कि किसी ने, एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास 9 कंबल है। 9 का अर्थात नया भी होता है, 9 का मीनिंग 9 भी होता है, 9। छल हो जाएगा, उसने कहा कि मेरे पास तो नया कंबल है, उसने दूसरे सामने वाले को बता दिया कि उसके पास तो 9 कंबल हैं। तो इस तरह से छल हो गया। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे, 2 बचे हैं, जाति और निग्रह स्थान। जाति वही है जो हमने पीछे जाना था कि असमानता होना, दो चीजों में कुछ असमानता होना, वो जाति हो जाएगा। और निग्रह स्थान है वाद विवाद के सिलसिले में, जब वादी ऐसे स्थान पर, अब जब हमने सब चीजें कर ली, तर्क कर लिया, जल्प कर लिया, वितंडा कर लिया, इतनी सारी लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो एक की हार होनी तय है, वो है हमारा निग्रह स्थान, पराजय जहाँ पे आ जाती है। पराजय के स्थान को ही निग्रह स्थान कहा जाता है। जैसे 2 राजाओं में लड़ाई होती है, दोनों की सेनाएं बड़ी भारी भरकम हैं, लेकिन एक उसमें से हारता ही है और उसे पराजय स्वीकार करनी होती है। जो पराजय स्वीकार की है उसे बोल देते हैं निग्रह स्थान। तो ये हमारे 16 पदार्थ थे न्याय के, जिनके ज्ञान के द्वारा ही हमें निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये आज हमारा न्याय दर्शन कंप्लीट होता है। मंडे को अब हम वैशेषिक दर्शन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं क्वेश्चन आंसर कर लूंगी सभी से, और यहीं पर फिर क्लास एंड कर लेंगे। पहले आप को किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जो आज हमने पढ़ाया है उसमें से कुछ भी। कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। मैडम जी, इसका स्लाइड तो भेजेंगे ना? जी, कल जितना पढ़ाया था मैंने भेजा था, जो आज पढ़ाया उसकी पूरी स्लाइड मिल जाएगी आपको। जी मैम, कल तो मिल जैसे गया आपने होगा जो ना? बताया है याद करना होगा अपने को ना? जी, याद करना है। मंडे, कल संडे है ना, तो मंडे में सुनूंगी मैं फिर से। बहुत कम अवेयरनेस के साथ सभी पढ़ रहे हैं। तो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ मैम, एक बार स्टार्टिंग से कर दीजिए जहाँ से हमने अनुमान किया था। मैम कल की स्लाइड नहीं मिली थी। कल मैंने 2 ग्रुप में हूँ, मैंने दोनों में भेज दी थी, बाकी फॉरवर्ड नहीं की होगी, मिल जाएगी मैं आज। बोल दूंगी। आज आज मिल मिल जाएगी। जाएगी। ठीक है, न्याय दर्शन देख लेंगे हम। न्याय दर्शन में अनुमान पढ़ा है हमने। अनुमान वही होता है कि जो प्रत्यक्ष है उसके बेस पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो अनुमान हो जाएगा।
नेक्स्ट हमने अनुमान के भेद देखे थे। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजे जी। अनुमान के भेद देखे थे, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। यही था जो हम कार्य कारण को देखकर कार्य का पता लगा लेते हैं, जैसे काले बादल को देखकर हम बारिश का पता लगा लेते हैं। शेषवत है कि जल को देखकर वर्षा का पता लगा लेते हैं। सामान्य तो दृष्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा है कि आपको बता दिया जाए कि मैंने आज बगुला देखा था, तो आपने भी पहले से बगुला देखा हुआ है, तो आपको अचानक से ही अनुमान लगा लेंगे कि बगुला उजला होगा। ऐसे ही कोई बता दे कि उस रूम में सेब रखा है, उठाकर ले आओ, तो आप सामान्य मतलब सामान्य से ही, सामान्य तो दृष्ट अर्थात सामान्य है कि हाँ सभी को पता होता है सेब का रंग लाल है, तो वो हो जाएगा सामान्य तो दृष्ट में। और केवलान्वय, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक, इसमें मैंने बताया था कि अन्वय जो होता है वो भावात्मक उदाहरणों का एग्जाम्पल देता है, भावात्मक एग्जाम्पल देता है, उस केवल व्यतिरेक है और नेगेटिव एग्जाम्पल देता है। और अन्वय व्यतिरेक होता है जिसमें दोनों एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अब केवल अन्वयी में बताया था कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो ये पॉजिटिव में हो गया। केवल व्यतिरेक हो जाएगा जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां आग नहीं है। और अन्वय व्यतिरेक में हम दोनों ही एग्जाम्पल दे देंगे, पॉजिटिव भी, भावात्मक भी और निषेधात्मक भी, कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है, वो हमारा अन्वय व्यतिरेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान में है हमारे तीन अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण। ये स्वयं के लिए, हमें किसी को नहीं उपनय और निगमन नहीं करना है कि हाँ ऐसा है। तो हमने स्वार्थानुमान के लिए ही खुद ही अनुमान लगाएंगे कि प्रतिज्ञा कर लेंगे पहाड़ पर आग है, फिर हेतु देंगे क्योंकि वहां पर धुआं है, फिर उदाहरण देंगे स्वयं को कि क्योंकि जहां जहां पर आग है वहां वहां धुआं है, ये हमारा स्वार्थानुमान हो जाएगा। परार्थानुमान में हमें उपनय और निगमन भी देना पड़ेगा, देखो वहां पर धुआं है, आग है, देखो वहां प्रतिज्ञा दे दी, देखो वहां आग है, पहाड़ पर आग है। फिर हम उसमें हेतु दे देंगे क्योंकि वहां धुआं है, फिर हम उदाहरण दे देंगे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जैसे कि रसोई में। फिर हम उपनय देंगे, अपनी बात साबित करेंगे क्योंकि वहां धुआं है, तो निगमन कर देंगे कि पहाड़ पर आग है। नेक्स्ट हमने देखा था उपमान प्रमाण। उपमान में उपमा देकर जिसका ज्ञान प्राप्त हो, नील गाय और गाय वाला उदाहरण देखा था कि आपने गाय सभी ने देखी है और नील गाय को आपने कभी नहीं देखा, तो कोई व्यक्ति आपको उपमा दे देगा कि गाय की, कि गाय के समान ही नील गाय होती है, तो आप कभी जंगल में जाएंगे तो गाय के जैसा ही पशु देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि नील गाय है। तो ये हो जाएगा हमारा उपमान प्रमाण। शब्द प्रमाण होता है कि किसी प्रमाणित प्रमाणित व्यक्ति के द्वारा, प्रमाणित व्यक्ति के शब्दों के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति हो वो हमारा शब्द प्रमाण हो जाएगा, जिसमें हमारा दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ है। दृष्टार्थ अर्थात कोई हमें शब्दों के द्वारा बता रहा है हर हिमालय के बारे में कि हिमालय पर्वत है, हरा भरा होता है और सर्दियों में बर्फ पड़ती है, तो आप उसे दे जा करके देख भी सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा दृष्टार्थ शब्द प्रमाण। और अदृष्टार्थ हो जाएगा जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे कि ईश्वर, ये जो हमारा संसार है, संपूर्ण संसार है, इसका सृजन ईश्वर ने किया है, तो ये हो जाएगा हमारा अदृष्टार्थ प्रमाण। वहीं पर हमारा वैदिक और लौकिक प्रमाण आ जाएगा। वैदिक जो वेदों के द्वारा हो और लौकिक जो किसी प्रमाणित व्यक्ति के द्वारा हो। ठीक है, तो ये हमारे शब्द प्रमाण हो गया। और इसके बाद हमने 16 पदार्थ देखे थे, जिसमें हमारे 16 पदार्थ है। प्रमाण, प्रमेय प्रमाण हो गया, हमने देखा था कि ज्ञान के साधन को, प्रमेय हो जाएगा हमारा ज्ञान का विषय, जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा प्रमेय। संशय हो जाएगा डाउट, दो चीजों में संशय होना। तो प्रयोजन हो जाएगा जिसका किसी वस्तु की को प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है वो हो जाएगा प्रयोजन। दृष्टांत, हम उदाहरण हमने अनुमान में देखा था, तो दृष्टांत हो जाएगा। ठीक है, और सिद्धांत हो गया होगा आपका कि सिद्धांत क्या है। सिद्ध स्थापित व्यक्ति का जो होता है सिद्धांत, जैसे न्यूटन्स लॉ वो हमारा सिद्धांत है। अवयव हो जाएगा, ये रिव्यू है इसलिए मैं फास्ट बता रही हूँ, वरना मैंने धीरे धीरे ही 1 घंटा बताया था, आपको पढ़ाया था, तो ये रिव्यू है तो जल्दी जल्दी बता देते हैं जिससे कि आपका रिपीटेशन हो जाए।
तो अवयव हमारा अनुमान में आया था 5, स्वार्थ अनुमान में 3 अवयव आए थे, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। और जो हमारा परार्थानुमान है उसमें हमारा आए थे 5, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य और उपनय, निगमन। ठीक है, तो तर्क हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, वाद हो जाएगा, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये सभी हमने चर्चा कर ली है। तो अब इसमें किसी को डाउट हो 16 पदार्थों में तो बता देंगे। मैम प्लीज 12वें नंबर का बता दीजिए। 12th में है वितंडा। जी ठीक है, वितंडा ये है भी वही है प्रतिवादी, मतलब जो सामने आपकी व्यक्ति है जिससे आप वाद विवाद कर रहे हैं और सामने वाले की बात को काट रहे हैं। जी मैम। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा वितंडा। और परार्थानुमान और स्वार्थानुमान की तरह ही है, बस उसमें प्रतिज्ञा लेते हैं, फिर हेतु, फिर उदाहरण देंगे। उसमें बस 2 चीजें ऐड हो जाती है, उपनय और निगमन। तो उपनय वही हो जाएगा जो हमने हेतु दिया है, क्योंकि वहां धुआं है इसीलिए वहां पर आग है, क्योंकि और इसीलिए लगा देंगे बस उपनय में, क्योंकि वहां धुआं है। निगमन में हो जाएगा इसीलिए वहां आग है। ठीक है, जी मैम, ये हो थैंक जाएगा यू। हमारा परार्थानुमान। अब मंडे में मैं क्वेश्चन आंसर कर लूंगी, तो आज आप अच्छे से पढ़ेंगे, कल को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और मंडे में आपका एक बार टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट, जिसमें सभी भाग लेंगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं आए थे, और रिकॉर्डिंग देख लेंगे जिसको जो आज क्लास में नहीं थे। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। तो मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, क्लास ओवर हो गई है। मैम की आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया शायद उनको। ठीक है, हम लोग शांति पाठ करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, क्लोज योर आइज। ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओपन योर आइज।